हेलो एंड गुड इवनिंग। नमस्कार, सलाम। आज की मीटिंग में मैं सरफराज आप सबका एनजे वेल्थ के ओर से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड कैसे वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है उसके बारे में। और आज जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में या वेल्थ क्रिएशन कैसे म्यूचुअल फंड करता है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड ही इज नो नन अदर देन मिस्टर नीलेश शाह। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नीलेश भाई के बारे में देता हूँ और फिर मैं जानता हूँ आप लोग सब नीलेश सर को सुनने आए हो, सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और वैसे आप सब उनको जानते ही हो तो मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, बट चंद लाइनें मैं नीलेश सर के बारे में बोलूंगा। वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। कोटक म्यूचुअल फंड के पहले वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में काम कर चुके हैं। और कोटक, आईसीआईसीआई, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड तीनों में जब वो थे उनको बेस्ट फंड हाउस का अवार्ड मिला है। मतलब फ्रैंकलिन को, आईसीआईसीआई को और कोटक को, जब नीलेश भाई ये म्यूचुअल फंड्स में थे। अपार्ट फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड की जवाबदारी, नीलेश भाई इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो सारे म्यूचुअल फंड का जो एसोसिएशन है उनके भी नीलेश भाई चेयरमैन है। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है और जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके भी पार्ट टाइम मेंबर है। और नीलेश भाई was featured among the top 50 people in India. So I welcome Nilesh bhai on behalf of NJ as well as NJ partners and all the customers जो आज की मीटिंग में जुड़े हैं। काफी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद नीलेश भाई ने आज समय निकाला। थैंक यू सो मच नीलेश भाई आज की मीटिंग में आने के लिए और एनजे पार्टनर्स और उनके इन्वेस्टर्स को एड्रेस करने के लिए। एंड द फ्लोर इज ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच फॉर taking out time today sir. Thank you so much. Thank you Sarfaraz and good evening to everyone. I hope आप सभी लोग सेफ है, हेल्दी है और ये जो कठिन समय हमने कोविड-19 का देख रहे हैं उसमें सही सलामत रहे। इस वक्त इन्वेस्टर्स के मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि मार्केट ऊपर जा रही है और इकोनॉमी नीचे आ रही है, तो मार्केट को इकोनॉमी की हालत क्यों नहीं दिखती? हमारा जवाब है कि मार्केट 3-4 महीने के शॉर्ट टर्म पेन को इग्नोर कर रहा है और आने वाले लॉन्ग टर्म गेन को, जो 4 साल, 5 साल, 10 साल चल सकता है, उसको देख रहा है। इट इज शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। दूसरा सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नीलेश भाई म्यूचुअल फंड में क्यों आए? हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें तो पिछले 1 साल में जिसने भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, जहां पे भी किया, म्यूचुअल फंड से पैसा अच्छा बना है, तो हम लोग तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। अब यहाँ पे लोगों को पूछना पड़ेगा कि आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा बनाया। तो वो लोग कहेंगे कि मैंने मार्च में लिया तो 100% बना, अप्रैल में लिया तो 80% बना, जुलाई में लिया तो 50% बना। ना इनको ये नहीं मालूम है कि मार्च बॉटम से अगर आप म्यूचुअल फंड को भी देखो तो उसमें भी बहुत सारी स्कीम 100% के ऊपर आई है। वहां पे भी बहुत सारी स्कीम जून जुलाई से 50% ऊपर आई है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने निवेश डायरेक्ट स्टॉक में मार्च, अप्रैल, मई, जून में घर पे बैठ के किया, तो उनको लगता है कि उनका रिटर्न वहां से चालू होके बहुत बढ़िया बना है
और म्यूचुअल फंड में जहां पे उन्होंने पहले से निवेश करके रखा है वहां से उतना अच्छा नहीं बना। हकीकत यह है कि गिने चुने कुछ स्टॉकों को छोड़ दो तो म्यूचुअल फंड में डाल के लोगों ने ज्यादा पैसा बनाया है। तीसरी चीज है कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपकी कितनी हिम्मत होती है पैसे लगाने की। जनरली लोग कहते हैं मैं 50 शेयर खरीदता हूँ, 100 शेयर खरीदता हूँ, लाख रुपया लगाता हूँ, 5 लाख रुपया लगाता हूँ। बट क्या वो लोग डायरेक्ट स्टॉक में 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ लगा पाएंगे? आंसर इज नो। वहां पे उसे कन्विक्शन की जरूरत पड़ेगी, और जो कन्विक्शन म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मिलता है वो कन्विक्शन बाकी डायरेक्ट में जाने में नहीं मिलता। एक और सवाल जो म्यूचुअल फंड के बारे में उठता है कि नीलेश भाई, मार्केट में जब भी देखे तो म्यूचुअल फंड के खिलाफ कितनी बातें आती हैं। जबकि मार्च का महीना था तो हमने हेडलाइन देखी कि इक्विटी फंड्स हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न फॉर 3 years and 5 years। हमने हेडलाइन देखी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के सामने फीका पड़ रहा है। जब अप्रैल में टेम्पल्टन ने 6 स्कीम बाइंडिंग के लिए अप्लाई किया तो म्यूचुअल फंड के ऊपर तबाही मच गई थी। लोगों ने कहा म्यूचुअल फंड से रिडीम कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में पैसा सलामत नहीं है। अप्रैल, मई, जून जहां पे एसआईपी के रिटर्न्स नेगेटिव थे तो कितनी सारी न्यूज़पेपर हेडलाइन आई कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर लेस देन प्रोविडेंट फंड, लेस देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब कितनी सारी हेडलाइन आती है जो कहती है कि म्यूचुअल फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स एंड फंड मैनेजर्स अब इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी सारी नेगेटिव हेडलाइंस क्यों आती है म्यूचुअल फंड के बारे में? हम लोग जाके म्यूचुअल फंड बेचे कैसे? अब ये एक बहुत ही वाजिब आपकी बात है कि म्यूचुअल फंड के बारे में नेगेटिव हेडलाइन, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं मालूम, बट प्रोबेबली सीता माता को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, चाहे वो रामायण का सतयुग हो चाहे कलयुग हो। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा अपने क्लाइंट के सामने सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जिन्होंने मार्च 2020 में लिखा था कि इक्विटी फंड्स फिक्स्ड डिपॉजिट से कम रिटर्न दे रहे हैं, आज वो लोग कहाँ पे हैं? सबके सब भाग गए। वो टाइम पे आपने डर पैदा करके लोगों को रिडम्पशन करवा दिया। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आप जैसे लोगों का काम बढ़ा दिया, पैनिक का माहौल कर दिया, डर का माहौल पैदा कर दिया, और लोगों से अपने म्यूचुअल फंड्स, अपने शेयर्स पानी के भाव बिकवा दिए। आज ये लोग कोई आके ऐसी सुर्खी नहीं देता कि हम गलत थे, हमें माफ कर दीजिए, हमारे न्यूज़ फॉलो करके आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिन्होंने अप्रैल के महीने में टेम्पल्टन की बाइंडिंग अप के समय लोगों को कहा था कि म्यूचुअल फंड क्रेडिट रिस्क फंड से रिडीम कर दीजिए, म्यूचुअल फंड से रिडीम कर दीजिए, आज वो लोग कहाँ हैं? वही क्रेडिट रिस्क फंड में आज डबल डिजिट रिटर्न दिख रहा है। अप्रैल में नहीं बेचते और इस अप्रैल में बेचते तो 10% ज्यादा रिटर्न लेके जाते। जिन्होंने उस समय बर्बादी का न्यूज़ फैलाया आज सॉरी कहने को नहीं आ रहे हैं। एनजे जो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने 1 लाख करोड़ का इक्विटी AUM कायम किया है, दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर विच हैज अचीव्ड दिस नंबर। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जिसने SIP के थ्रू सही इक्विटी बेच के लोगों को पैसेदार बनाया है। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसमें आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टर्स की कितनी नोकझोंक हुई होगी कि आपने हमेशा SIP करके इक्विटी बेचा और मार्च के महीने में नेगेटिव रिटर्न है, अप्रैल के महीने में नेगेटिव रिटर्न है। इसका रिटर्न PF एंड PPF से नीचे है। आज वही लोग, वही अखबार
वाले, वही न्यूज वाले क्या ये कहते हैं कि एसआईपी में अब डबल डिजिट रिटर्न निकलने लगा? मेरे एक इमर्जिंग मार्केट फंड है जिसमें 10 साल की एसआईपी का रिटर्न प्रोबेबली 20% के आसपास है। कितने पोर्टफोलियो है, कितने इन्वेस्टर हैं जो 20% कंपाउंडेड रिटर्न 10 साल के लिए कर सकते हैं? एक चीज है कि म्यूचुअल फंड के बारे में नेगेटिव न्यूज बहुत लोग करते हैं, और हर बार जब वो गलत होते हैं तो सॉरी कहने की जगह पे किसी और चीज पे चले जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने क्लाइंट के सामने अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आपको हमेशा अपने क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है कि एसआईपी सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट सही है। अगर आप आपका खुद का एनालिसिस करेंगे, आज एनजे का AUM 1 लाख करोड़ के ऊपर है, उसमें से कितना पैसा प्रिंसिपल है और कितना पैसा अप्रिशिएशन है? मेरे हिसाब से अप्रिशिएशन प्रोबेबली 60-70 हजार करोड़ से ज्यादा होगा। आप लोगों ने मिलके भारत के निवेशकों को 60,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दिया होगा। ऑब्वियसली सरफराज भाई जब कैलकुलेशन करेंगे तो सही नंबर होगा, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट को 60,000 करोड़ रुपए से पैसेदार बनाया है। ये स्टोरी आपको कहीं दिखी कि एक सूरत में बैठा डिस्ट्रीब्यूटर 60,000 करोड़ रुपए से लोगों को पैसेदार बना सकता है? ये बात कभी न्यूज़पेपर वाले नहीं करेंगे, ये आपको करना है। आपको इन लोगों को समझाना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप रईस बन सकते हैं, आप पैसेदार बन सकते हैं। रातों रात पैसा नहीं बनेगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये बिरबल की खिचड़ी जरूर पकती है। अभी भी मेरे हिसाब से एसआईपी करते रहे, लंबी अवधि के लिए करते रहे, आपका पैसा बनता रहेगा। मार्केट है, ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा। कभी कोविड-19 का सेकेंड वेव आता है, मार्केट गिरता है, कभी नेशनल लॉकडाउन अनाउंस होता है, मार्केट गिरता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट आगे बढ़ता रहता है। और आप लोगों की रिसर्च इतनी बढ़िया है, अच्छे से अच्छे फंड चूज करके आप उसमें एसआईपी करते हैं, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटरों की तरह आप चर्न नहीं कराते क्लाइंट को, उसको पकड़ के रखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही चीज आपको बाकी क्लाइंट को बतानी पड़ेगी कि हमारे साथ जिसने 5 साल एसआईपी की, 10 साल एसआईपी की, 15 साल एसआईपी की, आज उनकी वेल्थ इतनी बनी हुई है। म्यूचुअल फंड एक आसान जरिया है पैसा बनाने का। जिसने भी इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया वो पैसा बना के निकला है। हालांकि आपको ऐसे बहुत सारे निवेशक मिलेंगे जो कहेंगे कि यार मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बना है। वो लोग सही कहते हैं, और वो लोग ये भी कहेंगे कि हमने तो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया फिर भी यार पैसा नहीं बना, मजा नहीं आया। वो लोग गलत नहीं कह रहे हैं। बहुत समय पहले यूएस में एक रिसर्च हुई थी कि कौन से ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा पैसा बनाते हैं। जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता चला जो लोग मर गए थे और उनके मरने के बाद जिनका पैसा लोग भूल गए थे और इन्वेस्टमेंट चलता ही रहा, उन्होंने उस म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसा बनाया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम, एक स्कीम से दूसरी स्कीम जंप करते रहते हैं। जब कोई फंड अच्छा करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, जो कोई बुरा करता है तो रिडीम कर देता है। ये भागा दौड़ी में आप टैक्स भर देते हैं और फंड का रिटर्न अपना नहीं पाते। जो लोग फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं एक ही स्कीम में, जिसमें उसके उतार चढ़ाव में साथ बने रहते हैं, वो लोग उस फंड के रिटर्न को प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग उस फंड के रिटर्न को कमा सकते हैं। As NJ, you have always praised equity, you have always talked about SIP, you have always talked about long-term investment, and I am sure आपके क्लाइंट सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपकी सलाह सुन के
आपके साथ निवेश करके अच्छा पैसा बनाया है। कुछ लोगों ने छोटी शुरुआत की होगी तो उसके ऊपर पैसा बना है, कुछ लोगों ने बड़ी शुरुआत की होगी तो उसके ऊपर पैसा बना होगा, बट दोनों का रिटर्न एक जैसा ही निकला होगा बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड सही है, उसमें निवेश करके लोगों का पैसा बनता है, लोग रईस बनते हैं और उनके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। कंपेयर टू बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कंपेयर टू प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यूलिप, रियल एस्टेट, डायरेक्ट इक्विटी, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के सामने म्यूचुअल फंड बाकायदा कॉम्पीट कर सकता है और उन्हें आउट परफॉर्म कर सकता है, as long as investors are long term investors and as long as investors are investing by a systematic investment plan. म्यूचुअल फंड कल भी सही थे, आज भी सही है और आने वाले कल को भी सही रहेंगे। इन्वेस्टर को उसमें सही तरीके से निवेश करना पड़ेगा, उसे सोशल मीडिया न्यूज को इग्नोर करना पड़ेगा, उसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को इग्नोर करना पड़ेगा, जिन्हें इन्वेस्टर से कोई लेना देना नहीं है और जो आके गलत समय पे गलत सलाह देते हैं उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसे आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की सहायता लेनी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा और आपके कहे रास्ते पे चलना पड़ेगा। जो म्यूचुअल फंड स्कीम एनजे रिसर्च करके चुनता है उसमें एसआईपी करिए, लंबी अवधि के लिए करिए और देखिए कैसे पैसा बनता है। पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में यह सब करके पैसा बना है, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी ऐसे ही पैसा बनेगा। विद दिस सरफराज भाई, लेट्स टेक क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल। मैं उनकी बातों को आंसर करना चाहूंगा जो उन्होंने सुना है अपने क्लाइंट से। तो नीलेश भाई, काफी इन्वेस्टर्स जुड़े हैं आज के कॉन्फ्रेंस में। सो पार्टनर्स ने इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया है और इन्वेस्टर्स भी डायरेक्टली आपको सुन सकते हैं। सो काफी क्वेश्चंस है इन्वेस्टर्स की तरफ से जो आ रहे हैं और एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ वो काफी कॉमन है, जिन्होंने पैसा लगाया है उनकी तरफ से भी आ रहा है और जिन्होंने नहीं लगाया है और उनकी तरफ से भी आ रहा है, और ये है कि ये मार्केट महंगा है क्या अभी आज की तारीख में। तो जिसने लगाया है वो ये पूछ रहा है कि क्या मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं, और जिसने नहीं लगाया है वो ये पूछ रहा है कि क्या ये राइट समय है इन्वेस्ट करने का। सो सरफराज भाई, मार्केट में करेक्शन कब आएगा वो कोई कह नहीं सकता। मेरी खुद को ही देख लो, क्या जनवरी 20 में सरफराज भाई मैंने आपको बोला था कि 12,500 निफ्टी अभी हाई है और अब कोविड-19 की वजह से करेक्शन आएगा? नो। क्या मैं आपको 27 मार्च को फोन करके बोल सका कि 7,500 निफ्टी मार्केट का बॉटम है सरफराज भाई, अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा? अगर मैं आपको पिछले साल टॉप और बॉटम नहीं बता पाया तो इस साल आपको कैसे बता पाऊंगा आगे क्या होगा? बट क्या हमने 12,000 निफ्टी पे ये कहा था कि अब यहाँ पे ओवरवेट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इफ यू आर ओवरवेट? यस। क्या हमने 7,500 पे ये कहा था कि अब यहाँ पे ओवरवेट होना चाहिए, इक्विटी में दबा के लगाना चाहिए? यस। बट हमने सिर्फ 7,500 पे ये नहीं कहा था, मैंने वो 10,000 पे भी कहा था, 9,000 पे भी कहा था, 8,000 पे भी कहा था और 7,500 पे भी कहा था। जिन्होंने मेरी बात सुन के 10,000 निफ्टी पे निवेश किया और 7,500 निफ्टी हो गई तो 25% उनको नुकसान हुआ, बट उन लोग ने निवेश करते रहे, होल्ड करते रहे, तो आज सारे बेनिफिट हो गए। जब मार्केट रिवर्स हुआ 7,500 से, तब भी हमने कहा था कि ओवरवेट रहिए, 8,000 पे भी ओवरवेट रहने को बोला, 9,000 पे भी बोला, 10,000 पे भी बोला। तो मार्केट कहां जाएगा ये कहना मुश्किल है, बट मार्केट किस वैल्यूएशन पे सस्ता है, किस वैल्यूएशन पे महंगा है और किस वैल्यूएशन पे न्यूट्रल है, वो आप अंदाजत कह सकते हैं ना। आज की तारीख में सरफराज भाई मार्केट फेयरली वैल्यूड है। हम लोग एक थंब रूल यूज करते हैं,
मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो का। हमारी 15 साल की मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो एवरेज बनती है तकरीबन 80%। आज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 112%। सो 80 के सामने 112 ज्यादा लगता है। जब वो 80 के नीचे था मार्च अप्रैल मई जून में, तब हमने ओवरवेट कॉल दिया था। आज 80 के ऊपर है, फिर भी हम ये नहीं कहते कि आप इक्विटी बेच लो, मार्केट महंगा लगता है। क्यों? बिकॉज ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 132% है। 80 के सामने 112 ज्यादा लगता है, बट 132 के सामने 112 रीजनेबल लगता है। सो इस वजह से हम इस वक्त क्लाइंट को कह रहे हैं कि आप लोग न्यूट्रल वेट मेंटेन करिए इक्विटी में। आपके पास 100 रुपए की वेल्थ है, आपको 40 रुपए इक्विटी में लगाना है, तो 35 लगाइए, 40 लगाइए, 45 लगाइए, बट उससे ज्यादा या कम मत करिए। अगर आपने 80 रुपए इक्विटी में लगा के रखा है, तो ये लेवल है आपके लिए प्रॉफिट बुक करने का। 80 में से 40-45 के आसपास आ जाइए। बट अगर सिर्फ आपने 20 रुपया लगाया है और आपको 40 पे पहुंचना है, तो बैलेंस जो 20 रुपया लगाना है उसका शॉर्ट टर्म ट्रांसफर, शॉर्ट सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर दीजिए। नेक्स्ट 6 महीने में 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा लगा दीजिए, ताकि 20 से 40 पे पहुंच सके। अगर मार्केट में करेक्शन आता है आपके 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट डालने के बाद, तो बाकी के इंस्टॉलमेंट को जल्दी कर दीजिए। और करेक्शन होती हुई मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में तेजी से पैसा लगा दीजिए। तब 12 इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं, 4-5 इंस्टॉलमेंट में ही खत्म कर दीजिए। सो मार्केट कहाँ पे, वो देखने की जगह पे आपकी कितनी रिस्क प्रोफाइल है और आपको कितना पैसा इक्विटी में लगाना है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। अभी भी इस लेवल से आप एसआईपी कर सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। अगले साल अगर मार्केट नेगेटिव रिटर्न देता है एसआईपी के जरिए, तो आप एसआईपी टॉप अप कर दीजिए। और अगर एसआईपी का रिटर्न बहुत ज्यादा है, तो एसआईपी चालू रखिए। सो मार्केट से ज्यादा अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने ऑब्जेक्टिव को देखिए। और अगर आप ओवरवेट है तो प्रॉफिट बुक करिए, अंडरवेट है तो भगवान का नाम लेके सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू निवेश करना चालू करिए। मोस्ट ऑफ द इंडियंस अंडरवेट ही रहेंगे नीलेश भाई, कंसीडरिंग उनका बाकी का पोर्टफोलियो जो एफडी में है। तो या सो रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, एफडीज, अगर पूरा सारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आज की तारीख में इक्विटी अंडरवेट ही रहेंगे। सो अगर आप इक्विटी अंडरवेट हो तो राइट टाइम एक्चुअली, या सरफराज भाई 100% लोग अंडरवेट ही होंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ओवरवेट होंगे इक्विटी में या न्यूट्रल वेट होंगे। मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ, अपने एक दोस्त का एक किस्सा कहना चाहता हूँ। कहानी नहीं है, रियल लाइफ किस्सा है। जी जी। लास्ट मार्च में मेरे कलीग थे, उन्होंने फोन किया अपने डॉक्टर के क्लिनिक से कि नीलेश, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को मिलने आया हूँ, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, प्लीज बात कर ले। मैंने वो डॉक्टर साहब का फोन लिया। एंड सरफराज भाई, मार्च में आप जानते हैं क्या हालत थी हमारी। डॉक्टर साहब ने बोला कि नीलेश भाई, ये मार्केट जोर से गिर रहा है, मैंने आपके फंड में भी कुछ पैसा लगाया था, बट अब तो वो मेरी कॉस्ट से नीचे आ गया है। एंड मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं जमता। मेरी रात की नींद हराम हो जाती है जब मेरा 100 रुपया आप 50 रुपया कर देते हो, 90 रुपया कर देते हो। मैंने उन डॉक्टर को सिर्फ यही रिक्वेस्ट की कि देखिए सर, इस वक्त मार्केट बहुत ख़राब है, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, आप इस वक्त कुछ मत करिए, 3 महीने के बाद देखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नीलेश भाई, ये इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में निवेश करना गलत साबित हो गया मेरे लिए। मेरी घर खर्ची डॉक्टर की आवक से निकल जाती है, ये आपके उधर पैसा लगा के गलती कर दी मैंने। एक काम करता हूँ, मैं ये सारा माल बेच के कोटक बैंक की एफडी में लगा देता हूँ, वहां पे मुझे बहुत कंफर्ट है, मेरे को सुकून की नींद आएगी। मैंने बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने माल बेच के एफडी में लगा दिया। जून महीने में सिर्फ 3 महीने हुए थे, उनका फोन आया कि नीलेश भाई, जो मेरे को एफडी में 3 साल का रिटर्न मिलने वाला है, वो तो मार्केट ने 3 महीने में दे दिया। आप सही बोल रहे थे, अब क्या करूं?
मैं बोला सर आप दो चीजों में गलत हैं। नंबर वन, आपके फोन के बाद मैंने आपके पोर्टफोलियो देखे, आपका पोर्टफोलियो जनवरी के लेवल से 50% गिरा था, बट आपकी कॉस्ट के लेवल से तो वो ऊपर ही था। आपके दिमाग में यहीं पे घुस गया कि जो जनवरी टीम में मैंने देखा वो मेरा वैल्यू है, वो मेरा पोर्टफोलियो है, बट आप अपनी कॉस्ट से देखते तो मार्च 20 में भी ऊपर ही थे। सो प्लीज डोंट टेल मी कि आपने लॉस किया 50%। आपका लॉस तो नोशनल था, जनवरी की भाव से 50% गिरे, आपकी कॉस्ट से 50% नहीं गिरे थे। सो आपको सुकून की नींद आनी चाहिए थी। नंबर टू, आप जो रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो बैंक एफडी का, वो प्री टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, पोस्ट टैक्स करिए। आपने 3 साल का पैसा नहीं 5 साल का पैसा खोया है। 5 साल में पोस्ट टैक्स आपको जो रिटर्न मिलने वाला था उससे ज्यादा रिटर्न 3 महीने में मार्केट ने दे दिया। सो अब आपकी नींद पूरी हराम होगी बिकॉज आपने गलत डिसीजन लिया। सो ऐसे रहा नीलेश भाई, ये मैं समझ गया, अभी मैं क्या करूं। मैं बोला सर एक बात पूछूं, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? तो मेरे पेशेंट है, आपका मतलब जो फ्रेंड है, कलीग है, वो मेरा पेशेंट है, वो मेरे को बता देता है कोटक म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करना, मैं डाल देता हूँ। कोई दूसरा बताता है तो उसमें डाल देता हूँ। मैं बोला डॉक्टर साहब मेरे भी ये ना बहुत सारे फ्रेंड है, अब मेरे को सर्दी जुकाम हुए या बुखार आए तो मैं उनके पास चला जाऊं, बट कोविड-19 होगा तो आपके पास आऊंगा, उसके पास जाऊंगा। बोले नहीं डॉक्टर के पास ही आना चाहिए। तो मैं बोला आप मतलब डॉक्टर के पास जाइए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, एडवाइजर से, जो आपको सही सलाह देंगे, जो आपको सही तरीके से आपका पोर्टफोलियो, आपका रिटर्न दिखाएंगे। आप मतलब किसी भी एरे गहरे नत्थु खेरे से सलाह लेते हैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। उससे अच्छा एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और उसकी सलाह लेके निवेश करिए, नहीं तो आप हमेशा यही गलती करते रहेंगे। Now today I'm proud to say that he is an investor via mutual fund distributor and अब मतलब he is very happy because उसे समझ आ गई है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में भले ऊपर नीचे हो बट लॉन्ग टर्म अगर वो निवेश करेगा तो उसका पैसा बनेगा। सो ये सारी चीजें सरफराज भाई अपने को लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। लोग हेडलाइन देख के, न्यूज देख के निवेश करते हैं, वो सही बात नहीं है। उन्हें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा जो एनजे ने हमेशा पुश किया है। राइट। नीलेश भाई और एक क्वेश्चन है, बिकॉज हर तरीके का इन्वेस्टर आज की मीटिंग में जुड़ा है, जो काफी सालों से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो भी, और काफी नए इन्वेस्टर्स भी। तो ये शायद नए इन्वेस्टर का एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कितना सेफ है, मतलब सेफ्टी के एंगल से। सो मैं उनको सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने घर में रखा कैश में, तो आपको लगता है वो सेफ है, बट एवरी डे इन्फ्लेशन इज ईटिंग इट। जो 10 साल पहले का 1 लाख रुपया था, आज उसकी वैल्यू शायद 50,000 60,000 रह गई होगी, बिकॉज 10 साल में इन्फ्लेशन ने उसको दिमाग की तरह खा दिया। दूसरा बोलता है नहीं ठीक है चलो कैश की जगह मैं बैंक एफडी में कर दूं। 1 लाख रुपया 10 साल पहले बैंक एफडी में लगाया था, आज वो बढ़ के 3 लाख हो गया। भाई साहब टैक्स काउंट करिए, इन्फ्लेशन काउंट करिए, 3 लाख रुपए की वैल्यू शायद आपके हाथ में आज 90,000 या 80,000 ही है, 1 लाख नहीं है। सो बहुत लोग जब सेफ्टी देखते हैं तो वो लोग फिर प्रिंसिपल को देखते हैं, 1 लाख का 1 लाख है, सेफ है। उनको ये नहीं पता कि महंगाई के दर से उनके 1 लाख में दिमाग की तरह कटौती हुई है। सो इफ यू आर गोइंग टू लुक एट रियल रिटर्न, देन आई कैन अश्योर यू दैट म्यूचुअल फंड्स आर सेफ। आज टेम्पलटन ने वाइंडिंग अनाउंसमेंट किया, लोगों का पैसा अटक गया, बट किसी कोऑपरेटिव बैंक जो फर्चे में जाती है उसकी तरह लोगों का पैसा डूबा नहीं है, वो लोगों को वापस दे रहा है। आपका पैसा सेफ है, इनलिक्विड हो गया था, बट सेफ्टी पे कोई रिस्क नहीं था। म्यूचुअल फंड में सेफ्टी तब आती है जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। म्यूचुअल फंड में सेफ्टी तब आती है जब आप डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन फॉलो करें। म्यूचुअल फंड में सेफ्टी तब आती है जब आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें।
ये 3 चीज अगर आप करेंगे तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ है। सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में रोलर कोस्टर की तरह राइड नहीं होगी। इनफैक्ट रोलर कोस्टर और म्यूचुअल फंड एक जैसे हैं। जब आप रोलर कोस्टर में बैठते हैं और रोलर कोस्टर चालू हो जाता है तब आपको डर लगता है, पसीने छूट जाते हैं, चीख निकल आती है। बट अगर आप उसकी सेफ्टी मैकेनिज्म पकड़ के बैठे रहे तब जब रोलर कोस्टर रुकते हैं आप सेफली बाहर आते हैं। म्यूचुअल फंड भी रोलर कोस्टर की तरह है, ये ऊपर नीचे दौड़ेगा, भागेगा, आपकी चीख निकल आएगी। बट अगर आप बैठे रहे तो एंड पे आप सेफ निकलेंगे। बट बीच में चालू रोलर कोस्टर में से सेफ्टी मैकेनिज्म खोल के जंप मारेंगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ पांव टूटेंगे और आप सेफ नहीं रहेंगे। So think of mutual fund as a roller coaster. You have to enter and exit at the right time to feel safe. Yeah, okay. एक क्वेश्चन नीलेश भाई ऐसा आ रहा है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म बोलते हो, तो मतलब रियल लॉन्ग टर्म क्या है? और उसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन है जो मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड से या इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकालूं कब? So जैसा सरफराज भाई मैंने अभी बोला कि अगर आप ओवरवेट इक्विटी है तो दिस इज टाइम टू बुक प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा निकालने का मौका मिल गया। हम लोग जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वो हमेशा रोलिंग बेसिस पे होता है। आप जब इक्विटी में निवेश करते हैं तो 3 महीना 6 महीने का कॉल नहीं ले सकते, आपको 5 साल का कॉल लेना है। आज जो इक्विटी में पैसा है आपका न्यूट्रल वेट लेवल पे, वो आपको 5 साल के लिए रखना है। अगर ओवरवेट है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अंडर वेट है तो निवेश करना चालू कर दीजिए। मार्केट वही है, बट लोगों को कॉल अपने अलोकेशन पे लेना है। इक्विटी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बिगेस्ट एडवांटेज देती है, बट उस रिटर्न के लिए वो आपसे वॉलेटिलिटी लेती है। आपको वो वॉलेटिलिटी सहन करनी पड़ती है। जनवरी 20 में जो रिटर्न था वो मार्च में आधा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मार्च 21 में वापस रिकवर हो जाएगा। जो ये वॉलेटिलिटी सहन कर सकता है वही म्यूचुअल फंड के रिटर्न को पा सकता है। सो लॉन्ग टर्म इज रिलेटिव टर्म। इक्विटी में निवेश करते समय 5-7 साल का व्यू देखिए लीजिए, रोलिंग बेसिस के ऊपर अपनी अलोकेशन को देखिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखिए। आपको पैसे की जरूरत है, प्लीज रिडीम करिए, फिर लॉन्ग टर्म का कोई मतलब नहीं है। बट पैसों की जरूरत नहीं है, मार्केट गिरा है इसलिए रिडीम मत करिए। रिडीम इसलिए करिए कि मार्केट ने रिटर्न बहुत ज्यादा दे दिया है, मेरी जरूरत से ज्यादा है, ये रिस्क में हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को रिडम्पशन करना है। अपने वहां पे सरफराज भाई होता क्या है कि लोग रिडीम करते हैं जब इक्विटी नेगेटिव रिटर्न देता है, सस्ते में माल बेच देते हैं, और इन्वेस्ट करते हैं तब जब इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दिया है। 100% रिटर्न देख के लोगों ने स्मॉल एंड मिड कैप फंड में पैसा लगाया था 2017 में। वो लोग सब 2018, 19, 20 में निकल गए और 2021 में वापस स्मॉल कैप मिड कैप फंड ने 100% रिटर्न दे दिया। राइट, राइट। तो आपका ये जो ओवरवेट अंडरवेट वाला पॉइंट है ना, उसमें काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरवेट एंड अंडरवेट, और मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी म्यूचुअल फंड होना चाहिए? दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, जनरली जो रूल है कि 100 माइनस योर एज, दैट इज द अलोकेशन टवर्ड्स रिस्क एसेट्स। सो लेट्स से कि एक 35 साल का लड़का है आज, उसका जो वेल्थ है उसमें से 65% रिस्क होना चाहिए इक्विटी, रियल एस्टेट, एंड 35% सेफ होना चाहिए फिक्स्ड इनकम, प्रोविडेंट फंड, बैंक डिपॉजिट्स, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब अगर कोई 35 साल का बंदा है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, और अगर उसका 65 इक्विटी नहीं है तो वो अंडरवेट है, एंड दैट मीन्स के उसके लिए कोई राइट समय रॉन्ग समय नहीं है, उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर वो इक्विटी में अगर उसका 65 से ज्यादा है
तो ये टाइम अगर वो 65 कर देता है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर देता है, तो बेहतर है। एब्सोल्युटली। नाउ हर सरफराज भाई, हर 35 साल का लड़का एक जैसा नहीं होता। कोई एग्रेसिव है, कोई कंजर्वेटिव है, कोई फट्टू है। नाउ Yeah. इफ यू आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव, तो 35-65 करने की जरूरत नहीं है, 50-50 करिए, 40%, 60% करिए। बट अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप 35-65 की जगह पे 10-90 चलाइए। सो एक है आपकी एज, दूसरी है आपकी रिस्क प्रोफाइल, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव। अब 35 साल का लड़का अगर घर खरीदने के लिए पैसा बचा रहा है तो इक्विटी में डालने का मतलब नहीं है, बिकॉज तेरे को 2-3 साल में तो पैसा चाहिए घर खरीदने के लिए। बट अगर 35 साल का लड़का कंजर्वेटिव है और सारा पैसा बैंक एफडी में डाले, और जबकि उसके रिटायरमेंट के लिए वो पैसा बना रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। सो पहली चीज देखिए कि आपको क्या करना है, दूसरी चीज देखिए आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, और तीसरा फिर मार्केट का वैल्यूएशन देखिए। So all aggressive 35 years guy need to have more than 65% allocation to risk assessment. If you are less, you are underweight. If you are more, you are overweight. All average 35 years guy need to maintain ratio of 35 to 65, and all conservative can go little down. This is how you have to do underweight, overweight. राइट, राइट। कुछ अगेन बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई आप बोल रहे हो लॉन्ग टर्म, और मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं कितना परसेंटेज रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और उससे मेरा क्या वेल्थ क्रिएट होगा? सी, जब सचिन तेंदुलकर खेलने जाता है तो क्या कोई उसको पूछता है कि तू कितना स्कोर करेगा? कोई गारंटी नहीं है वो 1 रन करेगा, 100 रन करेगा, 500 रन करेगा। सिमिलरली जब आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है, 5% मिले, 10% मिले, 12% मिले, 15% मिले, 25% मिले? आपको जो फर्क पड़ता है वो रियल रिटर्न कितना मिला। एक जमाने में सरफराज भाई जो बॉन्ड आते थे आईसीआईसीआई के, आईएफसीआई के, आईडीबीआई के, वो 16% रिटर्न देते थे। ना बहुत सारे लोगों ने वहां पे पैसा लगा दिया, सही में ये 16% मेरे को 25 साल के लिए मिलेगा, 30 साल के लिए मिलेगा। उन्होंने ये नहीं देखा था कि 5 साल के बाद उसमें पुट एंड कॉल ऑप्शन है। वो 16% वाले डिबेंचर कॉल हो गए, और उसके बाद 5% वाला, 6% वाला, 7% वाला डिबेंचर निकला। सो जो आपको चाहिए वो रियल रिटर्न चाहिए, कि अगर महंगाई का दर आने वाले 20 सालों में एवरेज 6% है, तो मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न 8, 9, 10% निकलना चाहिए, ताकि हर साल मेरी वेल्थ बढ़े। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो आपको 6, 7, 8% रिटर्न मिले, खुश होना चाहिए। सो ओवर नेक्स्ट 20 years, can real return in equity and equity mutual funds be 2-3%? If yes, you should be happy. मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आने वाले 10, 15, 20 सालों में 2-3% रियल रिटर्न दे पाएंगे उस निवेशक को जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। राइट, सो रियल रिटर्न अगेन काफी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, सो रियल रिटर्न मतलब जो इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न आपको आता है वो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा इन्वेस्टर्स को समझाऊं कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, आज की तारीख में बैंक में रिटर्न मिलता है 5.5% के आजू बाजू या 6% के आजू बाजू। उसके अंदर से अगर आप टैक्स निकाल दो तो हाथ में 5% आता है, और महंगाई अगर 7% से बढ़ रही है तो आपको एक्चुअली रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपका रियल रिटर्न -2% है। नीलेश आप ये कोशिश करने बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आप इन्फ्लेशन के ऊपर 3 से 4% का रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगर इन्फ्लेशन आप यहाँ से 15-20 सालों में एक्सपेक्ट करते हो कि 6%, 7% इंडिया में रहेगा, तो आप
11 से 12% का रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो एक्चुअल में रिटर्न है। बाकी तो 6% से तो महंगाई ही बढ़ गई है। सो रियल रिटर्न विल बी इन द रेंज ऑफ 3 to 5%. राइट नीलेश सर? एब्सोल्युटली सरप्लस। राइट। और एक क्वेश्चन आ रहा है, कॉमन है, अगेन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र अभी, मतलब आई एम नियर द एज ऑफ रिटायरमेंट या आई एम ऑलमोस्ट रिटायर्ड, तो अब मैं कैसे इन्वेस्ट करूं म्यूचुअल फंड में? मुझे ऐसे इस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे रेगुलर इनकम मिले। सो सपोज आप रिटायर हो रहे हैं एंड आपका कोई यू डोंट वांट टू डिपेंड अपॉन योर सन और डॉटर, आपको अपने दम पे जीना है। ऑब्वियसली आपको एक खर्चा चाहिए, एक रेगुलर खर्चे के लिए इनकम चाहिए। रेंट हुआ, लिविंग एक्सपेंसेस हुए, टेलीफोन बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये सब चीज चाहे कोविड हो चाहे कोविड नहीं हो आपको भरना ही है, तो रेगुलर इनकम आना चाहिए। दूसरा है, आपको कभी ट्रैवल करने को जाना है, कभी बाहर खाना खाने जाना है, कभी नया टीवी लेना है, नया फ्रिज लेना है, तो एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जिसको बुरे समय में आप काट, बट अच्छे समय में आप एंजॉय करना चाहेंगे। और तीसरा है कि आपके जाने के बाद जो पैसा बच जाता है वो आपके बच्चों को आप देके जाना चाहेंगे। सो ये कुल मिला के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव रिटायरमेंट लाइफ में होते हैं। जो आपकी रेगुलर इनकम की नीड है उसको आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। आज की तारीख में सेफ इन्वेस्टमेंट्स कहां पे है? एक है बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, बट पोस्ट टैक्स रिटर्न वहां पे इन्फ्लेशन से कम है। दूसरा है कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स, वहां पे क्रेडिट रिस्क देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी पैसा ले ले और ब्याज नहीं आए, प्रिंसिपल नहीं आए। तीसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स, जहां पे एनएवी ऊपर नीचे होते रहती है बट पोस्ट टैक्स रिटर्न अच्छा है। चौथा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें कुछ पैसा डेट में कुछ पैसा इक्विटी में रहता है। स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल स्कीम्स है जहां पे मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलता है। सो आपका ये सारे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में देखना पड़ेगा कौन सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन्स की जो स्कीम है जिसमें मार्केट से 1.5-2% रिटर्न ज्यादा है वो पूरा का पूरा भर दीजिए। उसमें क्वार्टरली हाफ ईयरली इंटरेस्ट आता रहता है, तो आपको एक रेगुलर इनकम हो जाएगी। और बिकॉज ये सब सरकार की गारंटेड स्कीम है, क्रेडिट रिस्क का टेंशन नहीं। दूसरा मार्केट में भाई थोड़े इनविट्स रीट्स आए हैं, उसकी एनएवी या प्राइस स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट आज भी उसमें थोड़ा अच्छा सा रिटर्न मार्केट से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो कुछ पैसा लेट्स से इसमें लगाइए 10-15। अगर आपके पास 100 रुपया लगाने को है, जिसमें से आपने डिसाइड किया कि भैया मुझे 40 रुपया फिक्स्ड इनकम में लगाना है बिकॉज वहां से मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो एक सबसे पहला पैसा उस 40 रुपए में से सीनियर सिटीजन की जो गारंटीड स्कीम है उसमें डाल दीजिए बिकॉज वहां पे आज की तारीख में सबसे अच्छा रिटर्न है। दूसरा कुछ पैसा 10-15% रीट्स इनविट्स में लगा दीजिए। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, प्राइमरी मार्केट में नए इशू आते रहते हैं, वहां पे से आपको हायर सिंगल डिजिट रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। तीसरा आप पैसा उस कॉर्पोरेट एफडी में लगा सकते हैं जिनकी कंपनीज अच्छी हो और जिसके रिटर्न अच्छे हो। AA रेटेड, AAA रेटेड कॉर्पोरेट की एफडी में आप पैसा लगा सकते हैं, वहां पे भी आपको मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इनकम का ऑप्शन है। और बाकी का जो पैसा बनता है उसको आप डेट म्यूचुअल फंड में या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, और वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल के थ्रू अगर पैसा निकाले तो आपका टैक्स बर्डन कम हो सकता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना पड़ेगा ताकि उस पोर्टफोलियो से रिटर्न आती रहे, और जब वो पोर्टफोलियो अच्छा करे आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसा ट्रैवल हुआ या नया एक टीवी फ्रिज हुआ वो खरीद सके। अब जो आपने इक्विटी
म्यूचुअल फंड में लगाए वो पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा, सो आपको उसमें अंडरवेट ओवरवेट देख के करना पड़ेगा। बट ये जो एक कॉम्बिनेशन होगा कि सेफ इन्वेस्टमेंट से आपकी रेगुलर इनकम निकलती रहे और रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको कैपिटल अप्रिसिएशन निकलता रहे और इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म करते रहो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो आपकी रिटायरमेंट लाइफ सही निकलेगी। ओके ओके, काफी सारे क्वेश्चंस ये है नीलेश भाई के बढ़िया म्यूचुअल फंड की स्कीम कौन सी है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कोटक म्यूचुअल फंड की स्कीम प्रमोट करने का। सो आप नहीं एक या संतोष दो भाई, आप जो रेकमेंड करते हैं, आपकी जो रिसर्च है उससे चूज करिए। आपके जो रिसर्च एनालिस्ट है वो कितने सारे पोर्टफोलियो देखते हैं, कितनी सारी फंड मैनेजर से बातें करते हैं, उनका पोर्टफोलियो रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और उसके बाद आप चुनते हैं कि भाई ये स्कीम आपके लिए अच्छी है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए 5-6 स्कीम है, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये 5-6 स्कीम है, एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए ये 5-6 स्कीम है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उस स्कीम में से लोगों को चर्न नहीं कराते, आपको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते कि भैया ये स्कीम में तू एक बार एसआईपी चालू कर दे, फिर नई स्कीम में एसआईपी भी करनी है तो इसको चलने देना, बिकॉज ये अच्छी तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल आएगी। तो आप जो रिसर्च करके रेकमेंड करें वो बहुत सारी अच्छी स्कीम्स हैं, उसी में आप निवेश करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि कोटक म्यूचुअल फंड की भी स्कीम उसमें हो, बट मुझे वो उम्मीद से ज्यादा अपने परफॉर्मेंस पे, अपनी काबिलियत पे वहां पे स्थान लेना है। राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं नीलेश भाई के मैं म्यूचुअल फंड इक्विटी में म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करूं कि डायरेक्ट स्टॉक खरीदूं, और डायरेक्ट स्टॉक खरीदूं तो मुझे लगता है कि बेटर रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो आप ये स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड के ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे? सो जब आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपने रिसर्च किया, आपके पास समय होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि आप सही स्टॉक को पकड़ सकें। खाली सीए की डिग्री या एमबीए की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस चाहिए अच्छे स्टॉक चुनने की और उसमें निवेश करने की। सेकंड चीज है, आपको अपने पे उतना भरोसा भी होना चाहिए कि आप उसमें सही पैसा लगा सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छे शेयर्स चुन लिए बट उसमें उतना पैसा नहीं लगा पाए जितना लगाना चाहिए था। आप एक शेयर, अच्छे शेयर में आप 100 रुपया लगाओ और 1 लाख लगाओ तो दोनों के ओवरऑल पैसे में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। रिटर्न तो सेम ही रहेगा, चाहे 100 रुपया लगाओ चाहे 1 लाख रुपया लगाओ, बट 100 रुपया लगा के अगर डबल हो गया तो 100 रुपया ही मिलता है, और 1 लाख लगा के अगर डबल हो गया तो 1 लाख मिलता है। तो क्या आपकी रिसर्च के ऊपर उतना भरोसा है कि आप बड़ा पैसा लगा पाएंगे? तीसरी चीज है, डायरेक्ट इक्विटी में जब आप निवेश करते हैं तो आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। एक जमाने में कैलिको मिल्स बहुत बड़ी कंपनी थी, इंडेक्स में थी, आज कहां पे है? मफतलाल मिल्स बहुत बड़ी कंपनी थी, इंडेक्स में थी, आज कहां पे है? 10 से 15 कंपनी जो सेंसेक्स में थी आज नहीं है। तो आपको निवेश करते समय अगर रिसर्च कर सकते हैं, आपको अपने पे भरोसा है, आप उसको मॉनिटर करेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करिए। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या मैनेजर्स को क्यों पैसा देना? बट अगर आपके पास वो काबिलियत नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू ही निवेश करिए। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 10% इन्वेस्टर्स विल डू बेटर देन म्यूचुअल फंड्स इन डायरेक्ट स्टॉक, 90% will actually underperform mutual fund in direct stock. राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं नीलेश भाई के आजकल ऐसे भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आती है जो अपने आप ही इक्विटी में एंटर करती है और फिर अगर मार्केट एक्सपेंसिव हो तो डेट में इन्वेस्ट कर देती है, और मार्केट जब नीचे जाता है तो डेट में से इक्विटी में इन्वेस्ट कर देती है। तो कोटक के पास ऐसी कोई स्कीम है और उसका नाम क्या है, और ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं?
हमारे पास ऐसी इस वक्त 3 स्कीम है जो ये टाइप का काम करती है। पहली स्कीम है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड में 20 से 80% पैसा हम इक्विटी में लगाते हैं और बैलेंस पैसा डेट में लगाते हैं। जब मार्केट बहुत महंगा हो जाए तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 20% निवेश करें। जब मार्केट बहुत सस्ता हो जाए तब हमारी कोशिश रहेगी कि हम 80% निवेश करें। 17 जनवरी 2020 को जब मार्केट थोड़ा महंगा लग रहा था तब हमने 39% इक्विटी में लगाया था। ऑब्वियसली हाइंडसाइट में 20% लगाते तो और अच्छा रहता। 27 मार्च को जब मार्केट 7,500 निफ्टी के आसपास बॉटम बना रही थी तब हमने 75% इक्विटी में लगाया था। आइडियली हमें 80% लगाना चाहिए था, बट 75 वाज नियरर टू 80। तो इस स्कीम में हमने इक्विटी एलोकेशन वैल्यूएशन के हिसाब से आगे पीछे करके अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट किया है। दूसरा, हमारे पास एक कोटक एसेट एलोकेटर फंड है। यह भी डेट और इक्विटी के बीच में डिवाइड करता है, बट ये 0 to 100% करता है। उस स्कीम में भी हमने कुछ इसी तरह एलोकेशन किया। ऑब्वियसली हाइंडसाइट में 0 कर देते 17 जनवरी को तो बहुत अच्छा रहता है, 100% कर देते 27 मार्च को तो बहुत अच्छा रहता है, बट हम लोग परफेक्ट नहीं है। बट ये दोनों फंडों ने इक्विटी और डेट के बीच में एलोकेशन करके वॉलेटिलिटी कम की है और अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है। ऐसा एक तीसरा फंड है जिसे हम कोटक इक्विटी सेविंग स्कीम कहते हैं। उसमें 25 से 40% इक्विटी में एलोकेट करते हैं, नीचे में 25, ऊपर में 40। तो ये 3 स्कीम है जिसमें आप देख सकते हैं डेट और इक्विटी के बीच में एलोकेशन करने के लिए। एंड तो ओवर ए नीलेश पीरियड भाई, ऑफ ये टाइम बेटर हम ऐसे नहीं है? और एसेट एलोकेटेड फंड लॉन्च करेंगे। सॉरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। सो ये बेटर नहीं है कि इन्वेस्टर खुद डिसाइड करे कि मैं अभी इक्विटी से बाहर निकल जाऊं या इक्विटी में अभी इन्वेस्ट करूं? उससे बेहतर ये नहीं है कि ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर दे जहां पे फंड्स खुद ही इक्विटी में ओवरवेट हो रहे हैं या अंडरवेट हो रहे हैं? सरफराज भाई, हर किसी को अपनी सहूलियत देखनी पड़ेगी। कई लोग ऐसे हैं जो एक बार निवेश करके भूल जाना चाहते हैं, उनके लिए फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट फंड चाहिए, तो वो एसेट एलोकेटर में आ सकते हैं। कई लोगों के पास समय है कि वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, तो उन्हें ये पोर्टफोलियो खुद करना चाहिए कि कब मैं इक्विटी में डालूं, कब मैं निकालूं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस है। आपको थाली चाहिए तो थाली है, और आला काटे चाहिए तो आला काटे है। आप डिसाइड करिए आपको किसमें सहूलियत है। ओके, ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के बारे में नीलेश भाई, कि मुझे अगर इंडिया के बाहर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं म्यूचुअल फंड के जरिए या कोटक म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे कर सकता हूँ? और सरफराज भाई, ऑफशोर या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए बिकॉज वो आपको इंडियन इकोनॉमी से डाइवर्सिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे वहाँ पे कोविड का कहर चालू है और यूएस में कम हो रहा है तो ऑब्वियसली यूएस मार्केट अपने से अच्छा करेगी। तो एक है कि मैं इंडिया रिस्क से डाइवर्सिफाई करूं और इसलिए ऑफशोर में निवेश करूं। हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट हैं और नए आएंगे। पहला है कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड। नाउ मेरे पास तो एक्सपर्टीज है नहीं कि मैं दुनिया की देशों में जाके निवेश करूं, तो हमने एक कैनेडियन कंपनी से टाई अप किया है, सीआई इन्वेस्टमेंट। उनका एक फंड है सीआई ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड। हम पैसा लेके उस फंड में निवेश करते हैं और उसका फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जैसे आप हमारे फंड के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, हम उनके फंड के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, और जब तक अच्छा करते रहेंगे उसमें निवेश करते रहेंगे। दूसरा, हमने एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है ऑन नैस्डैक। वो है कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। आपसे पैसा लेके हम नैस्डैक 100 के ईटीएफ में डाल देते हैं, तो वो फंड नैस्डैक 100 इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। तीसरा फंड है वो कोटक एसएमएम रीट फंड है। नैस्डैक 100 और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट दोनों इक्विटी फंड है।
बट ये फंड रीट फंड है जिसमें हमने आपसे पैसा लेके एशिया के सबसे बड़े रीट फंड में लगाया है, जो उस पैसे को उन प्रॉपर्टीज में लगाता है जो भाड़े पे चढ़ी है। कमर्शियल ऑफिस, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, शॉपिंग सेंटर, डेटा सेंटर, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, वेयर हाउसिंग, अलग अलग प्रकार के अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी लेके भाड़े पे चढ़ा के उस भाड़े की आवक को वो इन्वेस्टर्स को देता है। तो इस वक्त हमारे पास ये 3 फंड है, कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड, कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड एंड कोटक एसएमएम रीट फंड, जिसमें आप निवेश करके ऑफशोर एक्सपोजर का फायदा ले सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड लॉन्च करने वाले हैं। सेबी से परमिशन मिल गई है, अब लॉन्च की तैयारियां चल रही है। उसमें पैसा लेके हम वेलिंगटन के ग्लोबल इनोवेशन फंड में निवेश करेंगे। ओके, एक पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अंदाजे से, थंब रूल? सरफराज भाई, अगर आपको से बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है तो वो अलोकेशन अलग से करना चाहिए। आज कई लोग सोचते हैं कि भाई अपने बेटी को या बेटे को हम बाहर की दुनिया में पढ़ने भेजेंगे तो उसका जो $50,000 हर साल का खर्चा है, तो उसके लिए 4 साल की पढ़ाई का $2 लाख या 6 साल की पढ़ाई का $3 लाख आपको अलग कर देना चाहिए। दूसरा, बाकी इन्वेस्टर्स है जो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है बट जस्ट एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहते हैं, उन्हें 15 से 20% पैसा बाहर ऑफशोर फंड्स में रखना चाहिए। ओके, काफी सारे क्वेश्चन नीलेश भाई आजकल के ट्रेंड के हिसाब से भी, और वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपका क्या व्यू है, अगर आप कोई व्यू दे सके तो। क्रिप्टो करेंसी चलती का नाम गाड़ी है, जब तक चल रहा है लोग निवेश कर रहे हैं। बट सरप्राइज भाई, आपको पता है लास्ट टाइम जब बिटकॉइन तेजी से भागा था तो सूरत के आसपास के गुजराती अखबारों में एक आर्टिकल छपा था कि लोगों ने वहां पे डब्बा ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा लॉस किया है। अब वो कितना सही है कितना गलत है भगवान जाने, बट क्रिप्टो करेंसीज में उस समय में काफी लोगों ने लॉस किया था। जब आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए। नंबर 1, आज क्रिप्टो में बहुत सारे लोग इसलिए निवेश कर रहे हैं बिकॉज उन्हें उम्मीद है कि कल हमसे ये दाम पे इसको कोई खरीदने वाला होगा। जिस दिन ये उम्मीद रिवर्स हो जाएगी कि कल इसका भाव नीचे गिरने वाला है, वो आज इसे बेचने की कोशिश करेगा। सो क्रिप्टो विल बी ऑलवेज वेरी वॉलेटाइल। नंबर 2, क्रिप्टो में जब आप निवेश करते हैं तो सेफ कीपिंग का ध्यान रखिए। टर्की में लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया था, पता चला वो एक्सचेंज ही $2 बिलियन लेके भाग गया। एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है जो कह रहा है कि मैं बिटकॉइन का जनक हूं, मैंने उसको क्रिएट किया। अब वो अपने 1 लाख बिटकॉइन पाने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी को स्यू कर रहा है। जो क्लेम करता है मैं इसका जनक हूं, वही उसको संभाल नहीं पाया। ऐसा भी बहुत बार सुना है कि किसी की हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, किसी ने की मिसप्लेस कर दी, बिटकॉइन चले गए उसके पास से। सो सेफ कीपिंग का बहुत ध्यान रखिए। तीसरा, मैंने देखा था बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते समय एक मेरे दोस्त ने ट्रांजेक्शन किया था देखने के लिए, ₹1,000 का बिटकॉइन खरीदा तो उसको 12% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी और ₹880 के बिटकॉइन मिले। अब उसी को उसी समय बेच देता तो और 12% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता और उसको ₹780 मिलते। एक ही दिन में वो 22% इसलिए खोता बिकॉज उसने बिटकॉइन में बाइंग सही की। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिटकॉइन में बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, आप जिसमें निवेश कर रहे हैं उसको समझिए। एक क्रिप्टो करेंसी निकली थी स्टेबल कॉइन करके, उसमें जिसने इश्यू किया तो उसने बोला कि आप मुझे $1 देंगे, वो $1 की मैं बैंक डिपॉजिट करूंगा, मैं सीपी खरीदूंगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो तो घर की सीपी खरीद रहा था, कोई अच्छी कंपनी की कमर्शियल पेपर नहीं खरीद रहा था। अब उसके $1 के सामने से 30 सेंट बचे हैं। तो ये टाइप की चोरी चकारी भी बहुत चलती है। तो क्रिप्टो करेंसीज के रिटर्न देख के लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम इसमें निवेश करते तो
इतना पैसा बनता, बट लेट मी अश्योर यू कि उसकी वॉलेटिलिटी सहन करना बहुत जरूरी है अगर वो पैसा बनाना है। एंड क्रिप्टो में सेफ कीपिंग का बहुत बड़ा इश्यू है। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी एंड अंडरलाइन चीज क्रिप्टो में कुछ है नहीं। जहां पे है जैसे स्टेबल कॉइन में, वहां पे भी गफला है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। ये हाथी के दांत है, दिखाते कुछ और और चबाते कुछ और है। एक क्वेश्चन ऐसा है नीलेश सर के, एक नहीं है काफी सारे हैं, लेकिन सबका फिगर अलग अलग है। कोई कहता है मेरे पास 5 लाख है, कोई कहता है मेरे पास 10 लाख है, किसी का फिगर 20 लाख का है, इनफैक्ट किसी का फिगर 50 लाख का भी है। उनका सवाल ये है कि क्या ये 5, 10, 20 या 50 लाख मैं एक साथ आज मार्केट में लगा दूं, पॉइंट नंबर 1, या मैं एसटीपी करूं, या जो आपने डायनेमिक फंड्स बताए उसमें इन्वेस्ट कर दूं। से अगर आपको एक साथ लगाना है तो सिर्फ डायनामिक फंड में निवेश करिए, बिकॉज उस फंड में फंड मैनेजर मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से अलोकेशन करता रहेगा। बट अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो एसटीपी करिए, बिकॉज लमसम करने के लिए आपको रियली कुंभकर्ण जैसी आदत होनी चाहिए। पैसा डाल के 14 साल के लिए सो जाओ, उसकी एनएवी देखो नहीं। कई बार क्या होता है कि लोगों ने पैसे लगाए और 1 महीने में देखते हैं कि यार मेरा 1% रिटर्न उड़ गया, 100 रुपये 99 बन गया। अब उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलता है कि आने वाले 1 साल में मैं 12% खो दूंगा, आने वाले 5 साल में 60% खो दूंगा। बिकॉज जो 1 महीने में हुआ उसी को वो एन्यूलाइज करता रहता है। नाउ फिर वो डर के मारे बेच देता है और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। ये एसटीपी जब करते हैं तो आप अपने आप एवरेज हो जाएंगे, ऊपर चढ़ती मार्केट में, नीचे गिरती हुई मार्केट में। और अगर आप प्रीपोन करो अपनी एसटीपी को गिरती हुई मार्केट में, तो आप कम दाम पे गिरती हुई मार्केट में ज्यादा खरीदेंगे, चढ़ती हुई मार्केट में कम खरीदेंगे। तो अपने आप आपको एक ढाढ़स बन जाती है, एक दिलासा आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनने का। तो अगर आप कुंभकर्ण जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लमसम लगाइए, नहीं तो फिर असेट एलोकेटर फंड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में लमसम लगाइए। और बाकी इक्विटी फंड के लिए एसटीपी करिए, बट एसटीपी फिक्स करिए। जिस दिन मार्केट में करेक्शन होगा उस दिन एसटीपी को प्रीपोन कर देना। ओके, अगेन थोड़े फ्रेश इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस हैं नीलेश जी, के टैक्स के एंगल से इक्विटी म्यूचुअल फंड एफडी से कैसे अलग है? सो सपोज आप 43% टैक्स भरते हैं हाईएस्ट ब्रैकेट में, आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है, तो अगर आपको 100 रुपए बैंक एफडी में मिलेगा तो 43% टैक्स के रूप में चला जाएगा, आपको खाली 57 रुपीज हाथ में आएगा। बट अगर यही चीज आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दे और 100 रुपए रिडीम करे, और अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 100 के सामने 85 मिलेगा, 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो 90 रुपए मिलेगा, बिकॉज 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कंपेयर टू बैंक एफडी on which you get interest income which is taxed at 43%, in equity mutual funds the long term capital gain is 10% and short term capital gain is 50%. तो एफडी में या तो 20, 30, 40 लगेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10% लगेगा। अगर मैं 10 साल एफडी में लगा देता हूँ, उसके सामने अगर 10 साल इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ। यस, ओके, एक क्वेश्चन ऐसा है, अगेन फ्रेश क्वेश्चन, मतलब नए इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि मैं टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे इन्वेस्ट करके मैं टैक्स बचा सकता हूँ? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एग्जैक्टली पीपीएफ जैसा टैक्स बेनिफिट देती है। पीपीएफ में बहुत सारे लोगों ने निवेश किया था सोच के कि ये 12% टैक्स फ्री रिटर्न हर साल देगी। अब जब ब्याज के दर नीचे आए तो पीपीएफ का ब्याज का दर भी कम हो गया, 12 से 10 हुआ, 10 का 8 हुआ, अभी 8 का शायद 7.5 हो जाए। सो पीपीएफ में कोई फिक्स रेट नहीं है, हर साल वो तय होता है।
इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम सेम बेनिफिट देगी, बट वहां पे भी एनएवी ऊपर नीचे होती रहेगी। बट अगर आप एसआईपी के थ्रू इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश कर दे और 3 साल के लिए लॉक इन रखे, तो पीपीएफ जितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा और मोस्टली पीपीएफ से अच्छा रिटर्न मिलेगा। राइट। सो नीलेश भाई काफी मॉडेस्ट है, इसीलिए अपने फंड का परफॉर्मेंस नहीं बता रहे हैं, लेकिन ईएलएसएस के अंदर कोटक टैक्स सेवर एक फंड है जिसका 10 साल का परफॉर्मेंस 13.5%, 14% के आजू बाजू है, विच इज ग्रेट एज कंपेयर टू पीपीएफ। दूसरा क्वेश्चन मैं एक बार झांक लेता हूँ नीलेश जी, कुछ आए हैं तो, नहीं तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि कुछ मैं आपको सब इन्वेस्टर्स को बता दूं या जो लोग जुड़े हैं वेबिनार में बता दूं, कुछ 2582 क्वेश्चंस है या कमेंट्स है। सो मैं हर एक क्वेश्चन और कमेंट को ध्यान नहीं दे पाया हूँ। मुझे जो क्वेश्चन ध्यान में आए वही मैंने पूछे हैं। सो अगर सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया है तो नीलेश जी, मोटा मोटी जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। आपको अगर कोई क्लोजिंग कमेंट करना है सर, तो वी कैन डू दैट एंड देन एंड द मीटिंग। सो सरफराज भाई, एक ही बात कहूंगा, अपने गुजराती में एक कहावत है कि अगर आप रोटी सूरत लेके जाओ तो हमेशा मोकान का समाचार आता है। रोटी सूरत है, मोकान ना समाचार आवे। जब आप निवेश करते हैं तब आपको ऑप्टिमिस्ट रहना बहुत जरूरी है। पेसिमिस्ट है ना, इंटेलिजेंट साउंड करता है बट पैसा कभी नहीं बनाता। मार्च 20 में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो छाती ठोक के कह रहे थे, बोला था ना मार्केट गिरेगा, देख 12,000 की निफ्टी 7,500 हो गई, तेरा 50% नुकसान हो गया। बट उस समय जिसने निवेश किया उसने पैसा बनाया। मैं एक किस्सा कहना चाहता हूं। कुछ समय पहले एक फंक्शन हुआ था जहां पे मैं इसी तरह एड्रेस देने गया था, लोगों को इक्विटी निवेश के बारे में समझा रहा था। बंबई के घाटकोपर में ये आयोजन हुआ था। फिर Q&A चालू हुआ तो लोग पूछ रहे थे। अभी घाटकोपर एक ऐसा सबब है जहां पे स्टॉक मार्केट वॉल्यूम इज मोर देन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे महारथी लोग हैं। बहुत ही समझदार लोग, बहुत ही शार्प लोग थे। तो सवाल जवाब अच्छे चल रहे थे, मजा आ रहा था। फिर सडनली एक तकरीबन 75-80 साल के वृद्ध खड़े हुए। उनकी एज देख के मैंने बोला कि यस अंकल कहिए। तो उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट में निवेश करके तुम लोग सब जुआरी बन जाओगे। मैंने सेबी को बोल दिया, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को बोल दिया, स्टॉक मार्केट बंद कर देनी चाहिए। मैंने पूछा कि अंकल आप सवाल क्या पूछ रहे हैं वो बताइए। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ बुलाना नहीं चाहिए, ऐसे फंक्शन नहीं करने चाहिए, लोग जुआरी बन जाएंगे स्टॉक मार्केट में निवेश करके। मैं बोला ठीक है अंकल, ये आपका ओपिनियन है, कोई दूसरा सवाल मैं देखता हूँ। ऐसे करके बात खत्म हुई। जब फंक्शन खत्म हुआ तो जनरली लोग मिलने चले आते हैं। एक भाई मतलब मिलने चले आए, बड़ी शांति से रुके, 15-20 मिनट में बाकी लोगों को अटेंड कर रहा। फिर उनके पास गया कि बोलिए। तो इसे आई एम सो सॉरी नीलेश भाई, वो मेरे पिताजी है। मैं बोला क्या हो गया, आपके पिताजी इतने स्टॉक मार्केट से नाराज क्यों है? इसे नीलेश भाई क्या करे, हम लोग चाली में रहते हैं घाटकोपर में। उस चाली में उनके आसपास जो लोग रह रहे थे वो सभी ने स्टॉक मार्केट में निवेश कर करके, ट्रेडिंग कर करके अपने आप को अपग्रेड कर लिया। मेरे पिताजी स्टॉक मार्केट के खिलाफ थे तो उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए हम लोग चाली में ही रह गए। उनकी आंखों के सामने उनसे कम कैपेबल लोग ज्यादा पैसा बना रहे थे। वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो गुस्सा है, उनको उन्हें स्टॉक मार्केट में निकालने को मिल गया।
अपने मन को उन्होंने विश्वास दिला दिया कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, इसमें तो वही लोग पैसा बनाते जो जुआरी है। मैं तो शरीफ इंसान हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता, इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करता। ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो आज बाहर आ गई। मैं बोला कोई वादा नहीं पिताजी, उस समय तो हमारे जैसे लोग थे नहीं जो उनको समझा सकते कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, इसमें आप रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आदित्य विक्रम बिरला, कुमार मंगलम बिरला जैसे लोग से पार्टनरशिप कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आप समझ जाना और आपके पिताजी की गलती मत दोहराना। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि नीलेश मेरी एसआईपी आपके फंड में चलती है, बट मेरे पिताजी को मालूम नहीं है। नाउ दिस इज द रियल लाइफ। आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, ऑप्टिमिज्म से करना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, इवेंचुअली थिंग्स इंप्रूव हो जाती है। अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई में हम लोग सब बहुत कठिन परिस्थिति से निकले। उस समय एक रेमडेसिविर मेडिसिन निकालने के लिए, लेने के लिए भीख मांगते थे। आज रेमडेसिविर चाहिए उतनी मिल रही है। उस समय ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिले, ऑक्सीजन का एक कॉन्सेंट्रेटर मिले, उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी। आज जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल रहा है, सिर्फ 1 महीना 2 महीने का सवाल है। तो एक ऑप्टिमिस्ट बने रहिए निवेश के लिए, डिसिप्लिन बने रहिए, और फिर देखिए कैसे ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है। उस वृद्ध जन की तरह जिंदगी के अंत समय में फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए कि बाकी लोग सब आगे रह गए और मैं पीछे रह गया, और मैं इसलिए पीछे रह गया बिकॉज मैं गलत नहीं था, बिकॉज वो लोग साले सब जुआरी थे। वैसा मत सोचिए। बी एन ऑप्टिमिस्ट, बी एन इन्वेस्टर, बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर। एक पॉइंट, सॉरी नीलेश भाई, मैं थोड़ा और 2-3 मिनट आपका लूंगा। एक पॉइंट आपने छेड़ा के स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको ऑप्शन देता है कि आप इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के पार्टनर्स बनिए, पार्टनरशिप का। तो वो पॉइंट, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे में देख रहा था कि जो एकदम फ्रेश इन्वेस्टर्स के थे, क्या वो पार्टनरशिप वाला पॉइंट थोड़ा इलोबरेट करेंगे सर, अगर आपके पास और 2 या 3 मिनट है तो प्लीज, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग स्टॉक मार्केट, स्टॉक को या इक्विटी को लोग अच्छे से ठीक से समझते नहीं है सर। तो जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर बनते हैं, आप मुकेश अंबानी से पार्टनरशिप करते हैं। ये प्रोबेबली पूरी दुनिया में एक ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक अदना से अदना आदमी को बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक बनाता है, बड़ी से बड़ी प्रोफेशनल मैनेजर से पार्टनरशिप कराता है। आज मैं अपने घर में बैठा रहूं और बैंक एफडी में पैसा लगाऊं और वो बैंक उस लोन को मुकेश अंबानी को दे, तो मेरे को कोई फायदा नहीं है। मुझे तो बैंक जो ब्याज देने वाला है वही मिलेगा। बट जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में निवेश करता हूं तो मुकेश अंबानी की तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक बनता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर अच्छा करती है तो मेरे शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं, मुझे बेनिफिट मिलता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज बुरा करती है तो शेयर प्राइस नीचे आता है, तो मेरा नुकसान होता है। बट आपको कॉल लेना है, क्या आप टाटा से पार्टनरशिप करना चाहेंगे, क्या आप अंबानी से पार्टनरशिप करना चाहेंगे, क्या आप बिरला से पार्टनरशिप करना चाहेंगे, क्या भारत के सबसे अच्छे उद्योगपति से, सबसे अच्छे मैनेजर से हाथ मिलाना चाहेंगे? ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश भाई का 50% ओनरशिप है तो उनकी वैल्यू अलग है। बट मेरे लिए तो अगर एक शेयर भी खरीदूं तो एक शेयर के बराबर रिटर्न मिलता है। पार्टनरशिप में जो 50% पार्टनरशिप रखता है उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा नुकसान लेना पड़ेगा। जो 1% पार्टनरशिप रखता है, 0.1% पार्टनरशिप रखता है, उसे उस हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। तो शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये तो पार्टनरशिप है भारत के सबसे अच्छे उद्योगपति से हाथ मिलाने की। निवेश करते समय हमेशा इसे पार्टनरशिप के रूप में देखिए। राइट, और कौन किसको पार्टनर बनाना वो अपने अपना काम नहीं है, वो म्यूचुअल फंड का काम है डिसाइड करना कि किसको पार्टनर बनाना। और इसीलिए कोटक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपके लिए सही पार्टनर ढूंढने का काम करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच नीलेश भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस लिए, पेशेंटली सारे क्वेश्चंस आपने लिए, टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच।
और सारे इन्वेस्टर्स को भी थैंक यू आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए। सॉरी अगर मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूं, तो कुछ 2700 क्वेश्चंस थे या कमेंट्स थे, सो मैं सारे क्वेश्चंस या कमेंट्स पढ़ नहीं पाया हूं, उसके लिए क्षमा करिएगा। एंड thank you so much for your time. Thank you, Nilesh bhai. Thank you all the partners, and please take care of yourself. Thank you. Thank you all. Thank you. Namaste. Take care.